करीब 5 घंटे बाद राम मंदिर ट्रस्ट की बड़ी बैठक होने वाली है। दोपहर 3 बजे राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होने वाली है। चढ़ावा चोरी विवाद के बाद ट्रस्ट की ये पहली बैठक है। आपको याद होगा पहले 11 तारीख जुलाई ये तारीख आई थी ट्रस्ट की बैठक के संदर्भ में, और फिर जब पूरे देश से ये जनमानस कहता हुआ दिखाई दिया कि इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामले में इतनी देरी क्यों बैठक में, लगता है उसी का असर था कि फिर इसे 6 तारीख किया गया। हालांकि 11 की बैठक अपनी जगह कायम है, लेकिन एक और बैठक 6 तारीख जो कि आज है आहूत की गई है। 3 बजे यह बैठक शुरू होने वाली। और ट्रस्ट की अहम बैठक से पहले गोपाल राव ने क्या कहा है आप जानते हैं। अनिल मिश्रा, चंपत राय और गोपाल राव, ये 3 किरदार बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं इस मामले में। गोपाल राव ने क्या कहा, जरा वो सुनिए। 3 बजे आज मंदिर परिसर में ट्रस्ट की बैठक होगी। सभी 14 ट्रस्टियों को निमंत्रण गया है। मैं उम्मीद है सभी लोग भाग लेंगे। गोविंद देव महाराज जी सबको आमंत्रित किया है। हाँ जी। राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर ये एक और बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे आज हो सकते हैं स्वीकार। ट्रस्ट के नेतृत्व में बदलाव पर लग सकती है मुहर। बजरंग लाल बागड़ा महासचिव पद की रेस में आगे बताए जा रहे हैं। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं बजरंग लाल बागड़ा, इस समय आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा नाम है कृष्ण मोहन का। कृष्ण मोहन, जो कि आप बहुत अच्छे से उनको तब जान पाए जब आपको यह पता चला कि एफआईआर लिखाने ट्रस्ट की तरफ से जो गए थे वो कृष्ण मोहन ही थे। बजरंग लाल बागड़ा और कृष्ण मोहन, ये 2 नाम हैं जो महत्वपूर्ण है। बजरंग लाल बागड़ा के बारे में कुछ और जानकारियां जाहिर है आप चाहते होंगे। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं बजरंग लाल बागड़ा। संगठन में संयुक्त महामंत्री भी रह चुके हैं बजरंग लाल। पेशे से सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। जाहिर है लेखा जोखा इसके मामले बहुत अच्छे से समझते होंगे। नालको में निदेशक वित्त भी रहे हैं। संगठन संचालन और वित्तीय प्रबंधन का जाहिर है उनके पास अनुभव है, और इसीलिए उनको इस रेस में आगे माना जा रहा है। अब महासचिव पद की रेस में जो दूसरा नाम है कृष्ण मोहन, वो कौन है वो भी समझ लीजिए। बजरंग लाल बागड़ा के बाद अब कृष्ण मोहन के संदर्भ में भी जानकारी मैं आपके सामने रख रहा हूं। चेंज कीजिए और दिखाइए। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं। चढ़ावा चोरी की एफआईआर कृष्ण मोहन ने ही कराई थी। सितंबर 2025 में वो इसके सदस्य बने थे। कामेश्वर चौपाल की जगह वो यहां पहुंचे थे, और आईएफएस रिटायर्ड ऑफिसर हैं वो, और दलित समाज का प्रतिनिधित्व वो करते हैं। और राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से मिलने पहुंचे ट्रस्ट सदस्य कृष्ण मोहन, जिनके बारे में मैं अभी आपको जानकारी दे रहा था। कृष्ण मोहन के साथ बजरंग लाल बागड़ा भी मौजूद हैं। कृष्ण मोहन और बजरंग लाल बागड़ा की ये मुलाकात गोविंद देवगिरी से महत्वपूर्ण है। तीनों के बीच में वैदेही भवन में मुलाकात हो रही है। कृष्ण मोहन चढ़ावा चोरी के शिकायतकर्ता हैं। बैठक के बाद में कहेंगे रे। बैठक होने जा रही है। बैठक कहाँ है? बाबू जी आज बैठक होने जा रही है, उसको लेकर के क्या कहना है, क्या निर्णय हो सकते हैं बाबू जी बैठक के विषय पर? बैठक होगी बाबू जी, क्या कहेंगे बैठक में, क्या कहेंगे बाबू? थोड़ा आप लोग कोऑपरेट करिए। तो ये मुलाकातें जो उससे पहले कि आज ट्रस्ट की बैठक होने वाली है, बजरंग लाल बागड़ा और कृष्ण मोहन की मुलाकात गोविंद देवगिरी से। गोविंद देवगिरी ने इससे पहले कि ट्रस्ट की बैठक हो, सवाल बहुत दिनों से उठ रहे थे कि गोविंद देवगिरी जो कोषाध्यक्ष हैं उनकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण क्यों नहीं आया। उन्होंने लिखित स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने ये बताया कि वो कथा के संदर्भ में अक्सर बाहर रहते हैं, लेकिन राम मंदिर के कोष से 1 रुपया भी उन्होंने नहीं लिया है। जाहिर है ये बहुत बड़ा बयान उनकी तरफ से है। तो फिर यहाँ जो किरदार समझे गए हैं अभी तक, हालांकि पुलिस की तरफ से यह बात सामने आना अभी बाकी है कि क्या जो लोग पकड़े गए हैं उनमें से किसी ने भी यह इशारा किया है कि ये बड़े नाम शामिल हैं। लेकिन उससे पहले
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के संदर्भ में क्या कह रहे हैं वो देख लीजिए, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं। भूमाफिया बताते थे प्रभु श्री राम के मंदिर का जब निर्माण हो रहा था, और प्रभु श्री राम को लेकर के जिस ढंग से इन्होंने टिप्पणियां की हैं, प्रभु श्री राम इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। एक मैं वीडियो देख रहा था समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी के प्रभु राम लला अयोध्या धाम से चले गए। यही तो शुरू से कहते रहे हैं, हमेशा प्रभु श्री राम के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करके सनातन संस्कृति को बदनाम करने की साजिश रचते रहे हैं। मैं फिर आज दोहराता हूं कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को पूछना चाहिए उन लोगों से कि बाबरी मस्जिद का जो चंदा एकत्र हुआ था वो कहां चला गया। जो हमारे अखबारों में समय समय पर इस प्रकार की खबरें आती हैं कि मदरसों के लिए जो फंडिंग हो रही है कहां से हो रही है, जो वक्त में घोटाले हो रहे हैं उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। जबान सिली हुई है समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए और सनातन संस्कृति को बदनाम करने की साजिश करने का पूरी तरह से जो इन्होंने प्रयास किया है उसको हिंदुस्तान कभी स्वीकार नहीं करेगा और इनको समय पर इसका जवाब मिलेगा। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठजोड़ हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करता रहा है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फौरन काउंटर लेना जरूरी है। भुवन भास्कर जोशी यहां मौजूद हैं। आपकी विसिल सेलेक्टिवली बजती है, मंदिर के मामले में तो बज रही है, लेकिन वक्फ में जहां घोटाले हो रहे हैं या मस्जिद बनाने के लिए जो चंदा आया था उसका क्या हुआ, इस तरफ आपने कभी नहीं ध्यान दिया। देखिए, देश और प्रदेश क्या समझ रहा है, देश और प्रदेश ये समझ रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी के बृजभूषण सिंह से लेकर विनय कटियार और जो पर्ची वाले बाबा जो सबके पर्ची निकाल देते हैं, वो तो कह रहे हैं कि बड़ी मछलियां हैं साहब, हमारा ही जीवन कष्ट में आ जाएगा। ऐसे में फिर एक बार एक कृष्ण वंशज सामने आए और उन्होंने राम लला के दरबार में जो चंदा की डकैती हुई है उसका पर्दाफाश करा। और जो लोग शुरू में कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आज पता चल रहा है कि नोटों के ढेर निकल रहे हैं। और अभी तो चंपत राय जो इस गैंग के सरगना हैं उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करी गई है, उनको अभयदान देने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, सवाल कुछ था, आप जवाब कुछ दे रहे हैं। आई एम गिविंग यू आंसर दिनेश जी, आई एम गिविंग यू आंसर। मैं आपको बताना चाहता हूं जो विषय आपने से पूछा, जो आप ये मैं अगर आप चाहते हैं कि आपके बारे में, उन्होंने हिंदी में पूछा था, आई एम गिविंग यू आंसर। अगर आप चाहते जवाब दीजिए ना, आप जवाब दीजिए। इंटरप्ट करें तो मैं आपको इंटरप्ट कर, अरे मैं आपको बता, कोई धमकी नहीं चलती यहाँ पर, ये समझ लेना। नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जरा अपनी उम्र का लिहाज करिए। मैं आपको बताना चाहता हूं जो विषय आपने दिया है, विषय ये है कि इनकी सरकार है, इनकी 12 साल से केंद्र में सरकार है और 9 साढ़े 9 साल का योगी जी का सरकार है। क्यों नहीं कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं? ऐसे अगर हो रहा है तो इसका मतलब इनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है। और ये कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी में मस्जिद वाले मामले में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। मेरा गला आज बहुत अच्छा नहीं है, मैं थोड़ा सा लगता है मुझको फ्लू हो गया है। मैं आपसे कहूंगा मुझे बहुत ऊंची आवाज में आज प्लीज मत बुलवाइएगा, तो मेरे लिए बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। मैं ये कह रहा हूं कि ये मस्जिद वाले मामले में, वक्फ वाले मामले में आपको कहीं कोई गड़बड़ दिखाई नहीं देती, पूरी गड़बड़ आपको मंदिर में दिखाई दी है। ये गड़बड़ तो मंदिर वाले मंदिर में मानने को तैयार नहीं रहे थे, लेकिन जब सबूत पेश करे गए, जब बातें रखी गई, तब पूरी देश में चर्चा हुई और करोड़ों रुपए अब बरामद हो रहे हैं। और अभी मैं कहना चाहता हूं, हम लोग तब आवाज उठाएं, वहां पर कोई बात तो निकले, क्या बिना बात के निकालने का काम करे? ये तो इनका काम है। वहां कुछ होता तो निकलता, बिना बात क्या निकालने लगे अवनीश जी? मैं यही विषय कह रहा हूं। ठीक है अवनीश जी, और दूसरा ये सही है क्या कि इस समय जिस मामले को लेकर सबसे ज्यादा सरगर्मी है, ये कहा जाए कि नहीं इस पे बात मत करो, उस पे बात क्यों नहीं करते, ये क्या सही तरीका है? दिनेश जी, मैं तो उसका बिल्कुल भी पक्षधर नहीं हूं कि इस समय मैं शबरीमला की बात करूं या वक्फ बोर्ड की बात करूं, उसमें मैं कम से कम इस बात का कोई पक्षधर नहीं हूं। जो इस समय जिस पर चर्चा हो रही है उस पर ही चर्चा होनी चाहिए, जिसको जहां पर जो लेके जाना वो लेके जाए, मुझे कोई नहीं। मैं इसलिए कि इस मुद्दे को कहीं कोई इधर उधर से रास्ता निकले, कोई बिल्कुल नहीं। बात बड़ी साफ सी है कि राम मंदिर में जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं, जो सामने आई हैं, वो निश्चित रूप से हम सबको दुख देने वाली हैं, आहत करने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिना किसी इफ एंड बट के, बिना किसी शर्म और संकोच के ये मैं स्वीकार करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से बातचीत की जा रही है, जिस तरीके से एक तरीके से कहा जाना चाहिए कि विश्वास जो राम मंदिर में है उसको जो तोड़ने की कोशिश की जा रही है, दिक्कत उसमें है।
मैं बड़ी साफ सी बात कहता हूँ दिनेश जी, परसों नरसों से जिस दिन ये बात आई है, बाद में ये आलोक जी ने भी चिट्ठी लिखी है, 20,000 करोड़ तक की बात आई, और हो सकता है और भी कुछ बात आई, और बहुत सारी तो ऐसी बातें, काकभूषणी सामने आ गई, रामचरितमानस सामने आ गई, ये सब कुछ सामने आ गया, वो सब कुछ सामने आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिन लोगों, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने गलत कहा है, इस एसआईटी द्वारा जांच को मुकम्मल निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए जिन लोगों ने भी जो आरोप लगाए हैं या जिन लोगों ने जो प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, जो बातें कही हैं, जो बयान दिए हैं, उन बयानों पर बहुत ही गंभीरता से विचार होना चाहिए। क्यों? उसका एक कारण बताता हूं दिनेश जी। आज आप जिन्होंने 20,000 करोड़ कहा है, अभी कल को 2 दिन बाद ये कहेंगे कि महीने भर बाद कि देखो मैंने कहा था 20,000 करोड़ रुपए, ये तो छोटी मछली बड़ी मछली की बात फिर कर देंगे। इसलिए उनसे बातचीत करना, उनसे प्रमाण मांगना बहुत अधिक आवश्यक नहीं। अब निजे आपकी पूरी बात सुनूंगा मैं, इसको आगे भी बढ़ाएंगे जी, लेकिन वो चाहे मानस का मामला हो जी, वहां से नहीं मिली जहां उसको होना चाहिए था, काकभूषुंडी का मामला हो, वहां से नहीं मिले हैं जहां उनको होना चाहिए था। ये बात और है कि कहा जाए कि हम अपने मतलब कहीं इसको और ले जाने का इरादा नहीं था, लेकिन जहां होना चाहिए था। दिनेश, एक छोटी सी बात, क्या चोरी हुई? सवाल यह है कि क्या वहां होने चाहिए थे? रामचरितमानस चोरी हो गई, राम जन्मभूमि 67 एकड़, सर 67 एकड़ छोटा पड़ गया। नहीं दिनेश जी, उसको कारसेवकपुरम में ले जाके रखना पड़ा। एक सेकंड, ये ट्रस्ट का है कि वो कहां पर संभव हो सकता है? नहीं, मंदिर के लिए कोई दे, वो कारसेवकपुरम में निजी जगह पे निजी मंदिर के रखने के लिए थोड़ी था सर। सवाल नहीं है ऐसे तो वो भी कह सकते हैं, लवकुश मिश्रा और अनुकल्प भी कह सकते हैं, हमने बड़ा सुरक्षित अपने घर में ले जाके रख लिया। नहीं, घर किसी के घर में मिली है? किसी के घर में मिली है क्या रामचरितमानस? सर वहां थी क्या जहां पे चोरी हुई? क्या वो क्या जहां पे होना चाहिए वहां पे थी? नहीं, काकभूषुंडी वहां थे जहां होना चाहिए सर। कहां पर होनी चाहिए ये कौन तय करेगा? राम जन्मभूमि के लिए डोनेट हो रहा है तो कहां होना चाहिए? कहां पर होनी चाहिए ये कौन तय करेगा? सर राम जन्मभूमि के लिए डोनेट हो रहा है, कहां होना चाहिए? चोरी हुई? सर मेरे सवाल का जवाब दीजिए, वो जहां होना चाहिए वहां थे क्या? चोरी में कहीं नहीं रहा हूं, जहां होना चाहिए था वहां है क्या? आपके सवाल का जवाब मैं देता हूं, लेकिन आप ये बताइए कि उसके बारे में कहा गया कि वो चोरी हो गई, क्या वो चोरी हुई? ये मुझे बताइए, क्या वो चोरी हो गई? सवाल ये है क्या वो वहां थे जहां होना चाहिए? चोरी हो गई कि नहीं हो गई उसकी? सर रकम तो गई ना चोरी, नहीं चोरी हुई कि नहीं हुई? और सारी चीजें थोड़ी मिल गई हैं सर। यही मानस के बारे में पता चला, इसके बारे में पता चला है, लेकिन क्या सर क्या नहीं, एक सेकंड भुवन भास्कर जी आपसे कहूंगा तो बीच में आइएगा, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। कुमार कुंदन के पास जाना होगा ऐसे में। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता वहां से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। कुमार कुंदन, आज की इस बैठक को लेकर क्या सरगर्मियां हैं और खास तौर से अयोध्या वासी इसको लेकर क्या उम्मीद रखे हुए हैं? उनको क्या दिखाई दे रहा है कि ट्रस्ट में अगर यह होता है तो भरोसा बहाली हो सकती है? देखिए, ट्रस्ट की बैठक के बाद क्या ट्रस्ट वापस आएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। और यही ट्रस्ट जो है कहीं न कहीं अयोध्या की सड़कों पर दिख रहा है, जो पिछले कुछ दिनों में ऐसा लग रहा है कि इस घटना के बाद से लोग कम आ रहे हैं। हालांकि उसकी वजह कुछ और भी बताई जा रही है, गर्मी की छुट्टियां और मौसम भी बताया जा रहा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस ट्रस्ट खत्म होने के बाद से, लोगों का विश्वास खत्म होने के बाद से लोगों का विश्वास थोड़ा डगमगाया ज़रूर है। लेकिन इन सब के बीच आपका जो सवाल था वो था कि बैठकों का दौर लगातार जारी है। कल रात से बैठकों का दौर जारी है। जैसे गोविंद देव गिरी जी महाराज पहुँचे हैं, कोषाध्यक्ष हैं वो, उनसे पहुंचने के साथ ही जो गोपाल राव है वो उनसे मिलने पहुंचे। लगभग 1 घंटे की उनके बीच मीटिंग हुई और उस मीटिंग से पहले कारसेवकपुरम में बाकायदा बजरंग लाल बांगड़ा और विहिप के कुछ अन्य नेताओं के बीच बैठक हुई है। अभी सुबह से डेवलपमेंट बताऊं मैं दिनेश आपको, तो अभी फिर से गोपाल राव जो है तकरीबन 10 बजे के आसपास मंदिर क्षेत्र परिसर में पहुंचे हैं और उसके बाद उसी समय जो बजरंग लाल बांगड़ा हैं वो कृष्णमोहन जी के साथ पहुंचे हैं गोविंद देव गिरी से मिलने के लिए। तो निश्चित रूप से 3 बजे की बैठक है, उसके पहले बैठकों का दौर लगातार चल रहा है और जो एजेंडा है, जिस एजेंडे के तहत सबसे पहले दोनों के इस्तीफों पर विचार होगा, उसके बाद पारदर्शिता डालने पर बात होगी, इसी बीच एसआईटी की रिपोर्ट भी वहां पे पेश की जाएगी। तो एक तरीके से एक बात और बताइए, उसके बाद मैं फिलहाल आपको थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस दूंगा, आप और खबरें जुटा लीजिएगा। ये बैठकें जो ट्रस्ट की मेन बैठक से पहले हो रही हैं, ये भी जाहिर है महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें वो नाम जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो चंपत राय या अनिल मिश्रा की जगह हो सकते हैं, उनके संदर्भ में विचार हो रहा है। लेकिन अब एक बात मैं और जानना चाहता हूं, कुछ एक जगहों से ये खबरें भी आ रही हैं कि अनिल मिश्रा कंपेयर टू चंपत राय ज्यादा वल्नरेबल लग रहे हैं। क्या ऐसी बातें आपके सोर्सेज भी आपको बता रहे हैं?
देखिए, जहाँ तक वनरेबिलिटी की बात है तो उसकी एक अलग कहानी है, लेकिन इतना तय है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों की विदाई लगभग तय है। दोनों ने अपना इस्तीफा दे दिया है और सिर्फ एक औपचारिकता मात्र रह गई है कि उसमें उनको जो है विदा कर दिया जाए, क्योंकि उनसे जहाँ तक हमारी जानकारी है उनसे पूछा भी गया है कि ये सब कुछ कैसे हुआ है। तो संभव है कि उनको एक मौका दिया जाए अपनी बात रखने का ट्रस्ट की बैठक में, और यह अपनी बात रखे वो कि ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। लेकिन जो सबसे बड़ा सच है आज की तारीख में वो ये है कि इस बैठक के बाद से चंपत राय और अनिल मिश्रा अपने अपने पदों पर नहीं बने रहेंगे, ये लगभग तय मानी जा रही है। अब उनकी जगह कौन नया आएगा उसको लेकर विचार हो रहा है, जिसमें बजरंग लाल बांगड़ा का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा वेंकटेश कोटेश्वर का नाम है, इसके अलावा नीरज भदौरे का नाम है। तो 2-3 नाम बीएचपी के नेताओं का है जो कि ऑलरेडी अयोध्या में मौजूद है। मैं आपके पास वापस लौटता हूं कुमार कुंदन। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है और ये पहले से ही माना जा रहा था। इसको लेकर मैं प्रवेश जी के पास आना चाहूंगा। प्रवेश जी, ये पहले से चर्चा थी कि दोनों ही सूरतों में विश्व हिंदू परिषद के लिए ये एक टफ चैलेंज है। चंपत राय हटाए जाते हैं तो भी, और चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाता है तो भी। आप भी इसको ऐसे देखते हैं या ये नहीं है, इस्तीफा होगा और विश्व हिंदू परिषद की तरफ जो उंगलियां उठ रही थी वो उंगलियां उठनी बंद हो जाएंगी? नहीं, विश्व हिंदू परिषद की इसमें क्या भूमिका है दिनेश जी? विश्व हिंदू परिषद में पहले दिन से स्पष्ट करता आ रहा हूं, विश्व हिंदू परिषद को जो भूमिका संतों ने दी, उस भूमिका को विश्व हिंदू परिषद ने रोड के संघर्ष और न्यायालय के संघर्ष वहां जाकर के पूर्ण किया ना। राम मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ, विश्व हिंदू परिषद ने उसके लिए संघर्ष किया, संतों के कहने पर किया। हमारी तो भूमिका ये थी। दूसरी भूमिका हमारी थी, जब न्यास ने हमको चिट्ठी लिखी और ये कहा कि हमारे लिए निधि समर्पण करिए, तो हमने निधि समर्पण का अभियान चलाया। एक मंदिर से जल मिट्टी लेकर के लाकर के हमने अयोध्या में दिया। हमारी दूसरी भूमिका समाप्त हुई। तीसरी भूमिका आप जैसे मूर्धन्य पत्रकारों ने हमें दी, हिंदू समाज ने दी, जिसके मन में प्रश्न आया कि राम मंदिर के अंदर ये घपलेबाजी हुई है, ये घोटाला हुआ है। तब हमने मजबूती से आवाज उठाई। न्यास को भी हमने कहा एसआईटी की मांग करिए, एसआईटी की मांग हुई, एसआईटी की मांग करी, एसआईटी बनाई सरकार ने एसआईटी बनाई, एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर का नाम हुआ। हमने कहा तत्काल रूप से एफआईआर होनी चाहिए, एफआईआर हो रही है। एक भी व्यक्ति को ना छोड़ा जाए, यह विश्व हिंदू परिषद की मानसिकता है। कौन न्यास में रहता है, कौन न्यास में नहीं रहता, विश्व हिंदू परिषद का इसमें ना प्रत्यक्ष रूप से ना अप्रत्यक्ष रूप से कहीं कोई मतलब नहीं है। हम विशुद्ध रूप से हिंदू समाज की आवाज उठा रहे हैं, आज से नहीं लंबे तो समय मैं ये जानना चाहता हूं, ठीक है प्रवेश जी, आपने जो कहा महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं एक बात आपसे ये जानना चाहता हूं, और ये दानपात्र यहां इस वक्त मौजूद है, जो साक्षी है कि क्या कहा जा रहा है। इसी दानपात्र को लेकर हमने एक दिन कार्यक्रम भी किया है। दानपात्र क्या जानना चाहता है वो हमने विशेषज्ञों से पूछने की कोशिश की, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं, दानपात्र ये भी जानना चाहता है कि चंपत राय का इस्तीफा अगर स्वीकार हुआ तो विश्व हिंदू परिषद जो हमेशा ये मेंटेन करती रही है कि चंपत राय जी का आज तक का जीवन निष्कलंक है, उन्होंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया है, उन चंपत राय के संदर्भ में जिनका एफआईआर में अभी स्पष्ट उल्लेख नहीं है, वो चंपत राय जी जो कहीं से सीधे अभी कम से कम जांच के हिसाब से घेरे में वैसे दिखाई नहीं दे रहे हैं, नाम के हिसाब से, उनका इस्तीफा अगर होता है और लोग आपसे ये पूछेंगे तो क्या चंपत राय को आप लोगों ने दोषी मान लिया, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, इस्तीफा नैतिकता के आधार पर दिया गया है। आप सोचिए दिनेश जी, कोई व्यक्ति स्वयं पर एसआईटी की मांग करेगा क्या? चंपत राय जी की ईमानदारी देखिए, स्वयं पर उन्होंने एसआईटी की मांग करी। वह यह भी कर सकते थे, इंटरनल कमेटी बनाते और इंटरनल कमेटी जांच करती, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, और उन्होंने एसआईटी की मांग करी, अपने पे करी। आप सोचिए 80-81 वर्ष का व्यक्ति 3-3 घंटे एसआईटी के सामने बैठ रहा है, ये उसकी ईमानदारी का प्रमाण है। तो ये ईमानदारी के साथ ये जो उसके साथ पैरेलली ये आरोप लगते जा रहे हैं कि चंपत राय जी ने आसपास के मंदिरों को भी ले लेने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी के मंच में एक सज्जन पहुंचे, उन्होंने कहा कि सीमा से लगा हुआ, वहीं राम जन्मभूमि के परकोटे से लगा हुआ एक मंदिर है, उसको हड़प लेने की कोशिश की।
ये कहा गया राम फकीरे मंदिर को भी वो ले जाना चाहते थे। ये जो तमाम बातें आ रही हैं इसकी तरफ भी, क्योंकि आप लोगों का फीडबैक मैकेनिज्म भी मैं जानता हूं संघ का, वीएचपी का होता है, ऐसा नहीं कि सब कुछ दूसरों के सहारे, आप लोग भी फीडबैक लेते हैं कि कोई व्यक्ति काम कैसा कर रहा है, उसका जो आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड है उसका आज भी चरित्र वैसा ही बना हुआ है या कहीं डिविएशन है, कोई विचलन है, ये सब आप देखते रहते हैं। आप लोगों का फीडबैक मैकेनिज्म इस बारे में क्या इशारा करता है? नहीं, कहीं पर देखिए, फिर मैं कह रहा हूं, बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोग कह रहे हैं, पर जो कह रहे हैं उनके कोई प्रमाण क्या वो प्रस्तुत कर रहे हैं क्या वहां के जो स्थानीय लोग हैं कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं क्या? तो ऐसा नहीं है। डॉक्टर राजकुमार शास्त्री, आप जरा ये बताइएगा कि शास्त्रों में तमाम अहम बातें जो लिखी हुई हैं वो कैसे, मतलब बाकी सब, एक कोर्ट कचहरी की जरूरत, थाना पुलिस की जरूरत तब पड़ती है डॉक्टर राजकुमार शास्त्री जब आप अपने अंदर से जो आवाजें आ रही होती हैं उसको सुनना बंद कर देते हैं। ये कहां कमी रह गई कुछ लोगों के साथ, और वो भी अगर नाम के हिसाब से अंदाजा लगाना चाहें तो ऐसा लगता है कि उनको संस्कार मिले होंगे, परवरिश ठीक से हुई होगी, कहां पर उनके ऊपर ये सब हावी हो गया, ये आप बताइएगा। लेकिन उससे पहले भुवन भास्कर जी, आरोप तो बहुत सारे लग रहे हैं, प्रमाण के साथ कौन आ रहा है? आप तो मंच भी दे रहे हैं ऐसे लोगों को आने के लिए सामने। देखिए, मैं कहना चाहता हूं ये जो पूरा घोटाला है वो इनके मातृ संगठन, इनके भ्रात संगठन और इनके पितृ संगठन, और मातृ संगठन कौन है पूरा देश जानता, आरएसएस, और इनका भ्रात संगठन ये जो भुवन भास्कर जी सुनिए, ये जो आप मातृ, पितृ, परदादा, प्रपितामह, पितामह तक आप जो एकदम गाड़ी चला दे रहे हैं रेल की, ये रेलगाड़ी चलाने के लिए आप डब्बे कहां से ला रहे हैं? मैं विषय वो है ना, ये परिवारवादी, ये सिर्फ परिवार में सोचते हैं और कुछ नहीं सोचते। नहीं, ये आप कहां से, अगर प्रमाण है तो कोर्ट कचहरी क्या इस देश में बंद हो गई है क्या? मैं कह रहा हूं जिस मूल प्रश्न पे आपने कहा था कि चंपत राय जी ने अपने एसआईटी की बात करी, उन्होंने कहा कि एसआईटी की जांच कराई जाए। उन्हें पता था ना कि एसआईटी की जांच का कौन, हम ही कंप्लेंट करता है, और जो उसकी जांच करेंगे वो भी अपने ही लोग हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के सबसे खास लोग हैं, और उसको रिपोर्ट किसको करेंगे? मुख्यमंत्री जी को करेंगे। कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो दबाव के साथ सच को उगला सके। पूरा देश नहीं, वैसे एक बात बताइए, नहीं, मैं ये बताइए, आपने भुवन भास्कर जी इसी देश में देखा है सीबीआई की जांच तक में सवाल उठे हैं, आपने इसी देश में देखा है कि बाबरी को लेकर, राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ गया उसके बावजूद लोग अपना मुंह बंद करने के लिए तैयार नहीं थे। तो आपको यह लगता है कि एसआईटी ना होती, कुछ और होता तो बड़ा सेटिस्फैक्शन हो जाता? ये राजनीति किसी भी सूरत में बंद कभी होती नहीं है, इसमें कभी भी कॉमा नहीं आता, फुल स्टॉप नहीं आता। दिनेश जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, ये जो राम आस्था की लूट हुई है, राम आस्था पे जो डकैती हुई है, सनातन पे जो डकैती हुई है, हिंदू धर्म पे जो डकैती करने का काम चंपत राय गैंग ने करा है, ये बड़ी मछलियों को बचा ले जाएंगे और छोटे मछलियों की तिजांजलि करेंगे। नहीं, अब जरा आता हूं, ये बड़ी मछली, छोटी मछली लगातार चल रहा है, ये मैं आपके पास आऊंगा प्रवेश जी, लेकिन मैं डॉक्टर राजकुमार शास्त्री से एक बात समझ लूं जरा, कि बाकी सब दुनियादारी तो अपनी जगह चल रही है, हम असल में वो संस्कृति हैं, वो देश हैं जो अपने अंतर से गाइड होते रहे हैं, हमारे अंदर से आवाजें आती रही हैं, और महात्मा गांधी भी यही कह के गए हैं कि आपके अपने अंदर ज़मीर से बड़ी कोई अदालत नहीं होती। वो आवाज सुननी, वो अदालत को कंसिडर करना कब बंद कर दिया गया डॉक्टर राजकुमार शास्त्री? देखिए दिनेश जी, कार्यक्रम के आरंभ में एक आपने इतना सुंदर मंत्र बोला है कि स्वदत्ताम परदत्ताम वा विप्रस्य वृत्तिम यो हरेत 60 वर्ष सहस्त्राणी विष्ठायाम जायते क्रमी। इसके बाद और कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं रहती, आपने सारा निचोड़ करके स्मृतियों का सूत्र विभिन्ना स्मृतियों विभिन्ना धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो एन गतास धर्मा, तो आपने सब कुछ बात कह दी। लेकिन उसके साथ एक बात मैं और आपको कहना चाहता हूँ, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम च व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र भविष्यन्ति भय क्लेशम मरण प्रदा। वहाँ पर ऐसी 3 स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, या तो वहाँ भय होगा, परस्पर विवाद लड़ाई झगड़े होंगे, कलह क्लेश होगा, या किसी की मौत होगी। तो इस प्रकार से देखिए, चंपत राय का जीवन संपूर्ण जीवन त्याग में रहा, इसमें कोई संदेह नहीं है। गोविंद गिरी जी जो वहाँ के कैशियर हैं, उनका जीवन त्याग में रहा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। किसी भी धर्म संस्था को चलाने के लिए 2 प्रकार की संस्थाएं होती हैं,
एक जनरल बॉडी होती है और एक गवर्निंग बॉडी होती है। गवर्निंग बॉडी के कुछ सदस्य होते हैं जो कि संपूर्ण निर्णय लेते हैं, एक व्यक्ति कोई निर्णय नहीं लेता है। ठीक है। उसमें गोविंद गिरी जी कैशियर हैं और कैश की सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो कैशियर की होती है। जनरल सेक्रेटरी की उसमें खर्चों में और अनुमति इत्यादि में होती है, लेकिन ये सभी जो कार्य किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट की, जो उसके प्रेसिडेंट हैं, उसकी अनुमति से तो आप किए तो जाते सबको कह रहे हैं, आपका इशारा तो ये कह रहा है पूरे ट्रस्ट के बारे में विचार होना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाह रहा हूं कि आप केवल चंपत राय, गोविंद गिरी या अनिल मिश्रा नहीं, मैं समझ रहा हूं कि इसमें पूरा ट्रस्ट दोषी है और सारे ट्रस्ट को भंग करना पड़ेगा। और यदि आप इसमें से दो को हटा करके और बाकियों को रखेंगे तो न्याय नहीं है। ये बात बिल्कुल सत्य है। सहमत हूं। चंपत जी को केवल इसलिए घेरा जा रहा है, ये भुवन भास्कर जी कह रहे हैं कि पकड़े गए हैं, ठीक है सर, उनकी अपॉइंटमेंट चंपत राय ने की है। ठीक है, बशर्ते नहीं तो उसमें अनिल मिश्रा के भी लोग हैं, उसमें अनिल मिश्रा के भी लोग हैं, और वो सैनिक सिक्योरिटी जहां से वो थर्ड पार्टी आउटसोर्स करता था बैंक, वहां भी अनिल मिश्रा और चंपत राय के लोग हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। चंपत राय जी की छवि अयोध्या के अंदर हो या पूरे देश के अंदर हो। तुरंत एक काउंटर जरा भुवन भास्कर जी से लेना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर राजकुमार शास्त्री, आप जरा ये बताइएगा कि शास्त्रों में तमाम अहम बातें जो लिखी हुई हैं वो कैसे, मतलब बाकी सब, एक कोर्ट कचहरी की जरूरत, थाना पुलिस की जरूरत तब पड़ती है डॉक्टर राजकुमार शास्त्री, जब आप अपने अंदर से जो आवाजें आ रही होती हैं उसको सुनना बंद कर देते हैं। ये कहां कमी रह गई कुछ लोगों के साथ, और वो भी अगर नाम के हिसाब से अंदाजा लगाना चाहें तो ऐसा लगता है कि उनको संस्कार मिले होंगे, परवरिश ठीक से हुई होगी, कहां पर उनके ऊपर ये सब हावी हो गया, ये आप बताइएगा। लेकिन उससे पहले भुवन भास्कर जी, आरोप तो बहुत सारे लग रहे हैं, प्रमाण के साथ कौन आ रहा है? आप तो मंच भी दे रहे हैं ऐसे लोगों को आने के लिए सामने। देखिए, मैं कहना चाहता हूं ये जो पूरा घोटाला है वो इनके मातृ संगठन, इनके भ्रात संगठन और इनके पितृ संगठन, और मातृ संगठन कौन है पूरा देश जानता, आरएसएस, और इनका भ्रात संगठन ये जो भुवन भास्कर जी सुनिए, ये जो आप मातृ, पितृ, परदादा, प्रपितामह, पितामह तक आप जो एकदम गाड़ी चला दे रहे हैं रेल की, ये रेलगाड़ी चलाने के लिए आप डब्बे कहां से ला रहे हैं? मैं विषय वो है ना, परिवारवादी, ये सिर्फ परिवार में सोचते हैं और कुछ नहीं सोचते। नहीं, ये आप कहां से, अगर प्रमाण है तो कोर्ट कचहरी क्या इस देश में बंद हो गई है क्या? मैं कह रहा हूं जिस मूल प्रश्न पे आपने कहा था कि चंपत राय जी ने अपने एसआईटी की बात करी, उन्होंने कहा कि एसआईटी की जांच कराई जाए। उन्हें पता था ना कि एसआईटी की जांच का कौन, हम ही कंप्लेंट करता है, और जो उसकी जांच करेंगे वो भी अपने ही लोग हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के सबसे खास लोग हैं, और उसको रिपोर्ट किसको करेंगे? मुख्यमंत्री जी को करेंगे। कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो दबाव के साथ सच को उगला सके। पूरा देश नहीं, वैसे एक बात बताइए, नहीं, मैं ये बताइए, आपने भुवन भास्कर जी इसी देश में देखा है सीबीआई की जांच तक में सवाल उठे हैं, आपने इसी देश में देखा है कि बाबरी को लेकर, राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ गया उसके बावजूद लोग अपना मुंह बंद करने के लिए तैयार नहीं थे। तो आपको यह लगता है कि एसआईटी ना होती, कुछ और होता तो बड़ा सेटिस्फैक्शन हो जाता? ये राजनीति किसी भी सूरत में बंद कभी होती नहीं है, इसमें कभी भी कॉमा नहीं आता, फुल स्टॉप नहीं आता। दिनेश जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, ये जो राम आस्था की लूट हुई है, राम आस्था पे जो डकैती हुई है, सनातन पे जो डकैती हुई है, हिंदू धर्म पे जो डकैती करने का काम चंपत राय गैंग ने करा है, ये बड़ी मछलियों को बचा ले जाएंगे और छोटे मछलियों की तिजांजलि करेंगे। नहीं, अब जरा आता हूं। ये बड़ी मछली, छोटी मछली लगातार चल रहा है। ये मैं आपके पास आऊंगा प्रवेश जी, लेकिन मैं डॉक्टर राजकुमार शास्त्री से एक बात समझ लूं जरा, कि बाकी सब दुनियादारी तो अपनी जगह चल रही है, हम असल में वो संस्कृति हैं, वो देश हैं जो अपने अंतर से गाइड होते रहे हैं, हमारे अंदर से आवाजें आती रही हैं, और महात्मा गांधी भी यही कह के गए हैं कि आपके अपने अंदर ज़मीर से बड़ी कोई अदालत नहीं होती। वो आवाज सुननी, वो अदालत को कंसिडर करना कब बंद कर दिया गया डॉक्टर राजकुमार शास्त्री? देखिए दिनेश जी, कार्यक्रम के आरंभ में एक आपने इतना सुंदर मंत्र बोला है कि स्वदत्ताम परदत्ताम वा विप्रस्य वृत्तिम यो हरेत 60 वर्ष सहस्त्राणी विष्ठायाम जायते क्रमी। इसके बाद और कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं रहती। आपने सारा निचोड़ करके स्मृतियों का, सूत्र विभिन्ना स्मृतियों विभिन्ना, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो एन गतास धर्मा।
तो आपने सब कुछ बात कह दी, लेकिन उसके साथ एक बात मैं और आपको कहना चाहता हूं, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम च व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र भविष्यन्ति भय क्लेशम मरणप्रदा। वहाँ पर ऐसी 3 स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, या तो वहाँ भय होगा, परस्पर विवाद लड़ाई झगड़े होंगे, कलह क्लेश होगा, या किसी की मौत होगी। तो इस प्रकार से देखिए चंपत राय का जीवन संपूर्ण जीवन त्याग में रहा, इसमें कोई संदेह नहीं है। गोविंद गिरी जी जो वहाँ के कैशियर हैं, उनका जीवन त्याग में रहा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। किसी भी धर्म संस्था को चलाने के लिए 2 प्रकार की संस्थाएं होती हैं, एक जनरल बॉडी होती है और एक गवर्निंग बॉडी होती है। गवर्निंग बॉडी के कुछ सदस्य होते हैं जो कि संपूर्ण निर्णय लेते हैं, एक व्यक्ति कोई निर्णय नहीं लेता है। ठीक, उसमें गोविंद गिरी जी कैशियर हैं, और कैश की सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो कैशियर की होती है। जनरल सेक्रेटरी की उसमें खर्चों में और अनुमति इत्यादि में होती है, लेकिन ये सभी जो कार्य किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट की, जो उसके प्रेसिडेंट हैं, उसकी अनुमति से। तो आप तो सबको कह रहे हैं, आपका इशारा तो ये कह रहा है पूरे ट्रस्ट के बारे में विचार होना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाह रहा हूं कि आप केवल चंपत राय, गोविंद गिरी या अनिल मिश्रा नहीं, मैं समझ रहा हूं कि इसमें पूरा ट्रस्ट दोषी है और सारे ट्रस्ट को भंग करना पड़ेगा। और यदि आप इसमें से 2 को हटा करके और बाकियों को रखेंगे तो न्याय नहीं है। ये बात बिल्कुल सत्य है। ये राय जी को केवल इसलिए घेरा जा रहा है, ये भुवन भास्कर जी कह रहे हैं कि पकड़े गए हैं, ठीक है सर, उनकी अपॉइंटमेंट चंपत राय ने की है। ठीक है, बशर्ते नहीं तो उसमें अनिल मिश्रा के भी लोग हैं, उसमें अनिल मिश्रा के भी लोग हैं, और वो सैनिक सिक्योरिटी जहां से वो थर्ड पार्टी आउटसोर्स करता था बैंक, वहां भी अनिल मिश्रा और चंपत राय के लोग हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। लेकिन मैं महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद जी का भी इसमें नजरिया ले लेता हूं। कुछ एक नाम जो सीधे सीधे लिए जा रहे हैं, उनके बदले जाने से समाधान हो जाएगा, या आप भी इस मत के हैं कि पूरे ट्रस्ट के संदर्भ में विचार होना चाहिए? जी नारायण, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, TV9 भारतवर्ष को। पक्ष तो ये है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जिसने किया है उसका भोग तो भोगना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये आस्था श्रद्धा का विषय था और उसमें जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, उनकी जिम्मेदारी थी कि उसको पूरी तरीके से देख रेख करते हुए उसको निभाते, या इसमें राजनीतिक षड्यंत्र हुआ है कि इनकी निज नैतिकता के आधार पर इन्होंने खुद इस विषय को बनाया है। तो दूध का दूध पानी का पानी जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन SIT पर भी जो सवाल उठा रहे हैं, तो हमने एक दिन पहले और भी कहा था कि आप चाहे तो इसमें CBI जांच करवाई जानी चाहिए और इसको बिल्कुल निष्कलंकता के साथ निपटाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक साधारण मुद्दा नहीं है। जो हमारे 500 साल से जो आहुतियां बलिदान हुए, उन बलिदानियों के बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है किसी भी प्रकार से इसमें विशेष नहीं तो बहुत बड़ा एक राजनीतिक विद्वेष भी फैलाने का विचार किया गया हो, क्योंकि आगामी आप भी ये मानते हैं क्या कि SIT की जांच भर से काम नहीं होने वाला? वो जो ज्यादा क्रेडिबल एजेंसी मानी जाती है CBI, उसकी जांच होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, हमें पूर्ण विश्वास है। माननीय हमारे आदरणीय योगी जी जो है तो बहुत अच्छी तरीके से SIT की जांच करवाएंगे, और वो जब अपने माता पिता को छोड़ करके संन्यास लेकर के अपने जीवन को आहूत कर दिया है, तो वह किसी एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति के बचाने के लिए किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य नहीं करेंगे। वह यहाँ पर सामूहिक रूप से जो हमारे भारतवर्ष की 120 करोड़ जो हिंदू सनातनी जनता है, उसकी श्रद्धा भावनाओं का बहुत ध्यान रखते हुए यहाँ कार्य करेंगे। ठीक है, आप लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि CBI तक की जांच होनी चाहिए, मतलब ये तो हो ही जाए, लेकिन उसके अलावा भी CBI जांच भी होनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि हर वो संभव कोशिश कर लेनी चाहिए कि किसी राम भक्त के हृदय में कहीं किसी तरह के संशय की लेश मात्र गुंजाइश न रह जाए, आप ये कहना चाह रहे हैं। मैं जरा इसको अवनीजेश जी के पास एक बार फिर से लेकर जाना चाहता हूं। अवनीजेश जी, जो बात कही जा रही है, अब जैसे योगी जी के संदर्भ में क्रेडिबिलिटी की बात कही गई, वही तो चंपत राय जी के बारे में कही जाती है कि 2 जोड़ी कपड़े होते हैं, रामदाना की खिचड़ी खाते हैं, 1.5-2 रोटी मुश्किल से खाते हैं दिन भर में, अपने लिए कुछ जोड़ा नहीं है उन्होंने, और उनके ऊपर ये सवाल उठ रहे हैं। क्या ऐसा भी है क्या कि यहां असल में कुछ एक जगहों पर इग्नोरेंस हो गया है और उस इग्नोरेंस की वजह से किसी को गुनहगार के तौर पर घेरने का मौका मिल गया है?
देखिए दिनेश जी, विश्वासघात वहीं होता है जहां विश्वास होता है। अगर किसी पर विश्वास ही नहीं है तो विश्वासघात कैसे कोई करेगा। चंपत जी ने लापरवाही बरती होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। विश्वास किया, सहज विश्वासी आदमी है, विश्वास किया, लंबे समय से कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है। लेकिन मुझे ये भी इस बात में कतई कोई मुझे आपत्ति नहीं है कि इसकी सीबीआई से, लेकिन सीबीआई के बारे में तो कहा जाता है कि वो तो सरकारी एजेंसी है। मैं तो कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के जज के थ्रू की निगरानी में हो, उसमें किसी भी तरीके की निगरानी, किसी भी तरीके की जांच हो, किसी की भी निगरानी में जांच हो, हमें कोई आपत्ति नहीं, मुझे कोई किसी तरीके की आपत्ति नहीं। लेकिन चंपत राय जी के बारे में जो कहा जा रहा है, मैं कहता हूं अगर उनकी गलती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। लेकिन ये जो जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, उन बयानों जोशी एक सेकंड, मैं इसलिए दिनेश जी कह रहा हूं कि जो व्यक्ति कहता हो कि रामलला ने अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट, अवैध अतिक्रमण कर रखा है मस्जिद पर, संसद में कहा गया हो, ठीक है, उसकी बात सर्वोच्च। ठीक है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है। अविनिजेश जी ये कह रहे हैं कि इनकी चिंता राजनीति से प्रेरित इसलिए लगती है कि अगर ये इतने ही बड़े चिंता करने वाले होते राम जन्मभूमि के और वहां मंदिर बनने के संदर्भ में, तो वो बातें जो पहले इनके नेताओं की तरफ से बड़े मंचों से कही गई थी, वो क्यों कही गई थी?